हेलो गाइस, वेलकम टू बोन होमी। बेसिकली ये मई और जून का पार्ट सेकंड है। जो मैंने ऑलरेडी एक पार्ट करंट अफेयर का डाल रखा है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें मैं बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। कुछ कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में, कुछ कुछ मैं आपको गैस करने के लिए बोलूँगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूँगा। जैसे कि इसरो ने, बेसिकली इसरो का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कहाँ से हम मिसाइल लॉन्च करते हैं। अभी बेसिकली इसरो गगनयान मिशन लॉन्च कर रहा है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अभी न्यूज़ में जो चल रहा है, न्यूज़ में बेसिकली PSLV C-53, ये बेसिकली हमारा व्हीकल है जिससे हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बेसिकली ये जो नंबर याद रखना है, इसमें C-53 से भी लोग कंफ्यूज करवा देते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो इसरो ने अभी PSLV C-53 से जो लॉन्च किया है, वो कौन सी दूसरी कंट्री का हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो वो है सिंगापुर सैटेलाइट। इसमें अगर ये न्यूज़ आर्टिकल आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें जो न्यू स्पेस दिखाया है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली जो इसरो का कमर्शियल एक ब्रांच हमने खोल दिया है, जिससे हम ताकि दूसरे कंट्री, पहले इसरो तो बेसिकली हम सरकारी चीज़ था, इंडिया का जो भी लॉन्च करना होता था नेशनल प्रोजेक्ट, वो हम लॉन्च करते थे। लेकिन ऐसे अब आजकल कमर्शलाइज्ड वर्ल्ड हो गया, तो हम सोचे कुछ इनकम भी आ जाए, तो हमने ये NSIL जो का फॉर्मेशन किया था, गठन किया था। बेसिकली ये ब्रांच जो है इसरो के अंदर ही है, और ये डील करता है कि कोई मान लो अमेरिका की कोई कंट्री है, या फिर कोई सी भी कंट्री है, या जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है, छोटी छोटी कंट्रीज़ जिनके पास नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, बहुत कम कंट्रीज़ के पास ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, जिनके पास व्हीकल्स है ऐसे, तो वो सारी कंट्रीज़ हमें पैसे देंगे, बोलेंगे हमारा सैटेलाइट प्लीज़ आप लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कमर्शियल ब्रांच है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं इसरो का कमर्शियल ब्रांच क्या है। तो इसरो का कमर्शियल ब्रांच है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और क्वेश्चन क्या आएगा, या भी न्यूज़ में यही है, PSLV C-53 से हमने सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, आप देख लीजिए। ठीक है, फिर आता है विच टू कंट्रीज हैव अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ब्रिक्स देखिए, दो तीन टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं, एक तो आपका हो गया G7 भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। देन आता है G20 ग्रुप। ये जो G7 है और G20, ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड से पूरा इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को मैं मतलब कैसे कहूँ, ये जो अमेरिका और UK वाला जो लेड ग्रुप है, उसको बोलते हैं G7 और G20। उसके जस्ट अपोजिट में ब्रिक्स ग्रुप बना हुआ है, ये एशिया डोमिनेटेड है बेसिकली, क्योंकि इसमें रशिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक्स ये एक एब्रीविएशंस है, जिसमें B फॉर ब्राज़ील है, रशिया R, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, पहले ब्रिक्स सिर्फ 4 कंट्री थी। साउथ अफ्रीका कौन सी ईयर में ऐड हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बताइएगा। और इसमें अभी रिसेंटली जब हुआ था ब्रिक्स मीटिंग, तो इसमें 2 कंट्री ने अप्लाई किया है, बोला है कि प्लीज़ आप हमें भी अपने इस ब्रिक्स ग्रुप में ऐड कर लीजिए। वो 2 कंट्री कौन कौन सी है, अगर आता है तो आप मतलब बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ते हैं। बस न्यूज़पेपर आप एक हफ्ते, ये ऐसी न्यूज़ है जो वीक तक रहती है वो न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं पूरे वीक में आपको उस न्यूज़पेपर में दिखेगी, ऐसी हेडलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, वही मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब मेरा क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये ब्रिक्स ग्रुपिंग में जो 2 कंट्रीज़ ने ऐड हुआ है, जो डिमांड करी है हमें भी ज्वाइन कर लीजिए, वो है ईरान एंड अर्जेंटीना। द आंसर इज़ बी। ठीक है, अब रिसेंटली ये जो मैंने पहले बताया था UN का, अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने देखा होगा, तो UN का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो त्रिमूर्ति साहब है, वो बेसिकली चेंज हो गए हैं। उनकी जगह एक मैडम आई है, उन मैडम का मैंने बोला था नाम ज़रूर याद रखना। अब ये तो UN के एम्बेसडर थे। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो चेंज हो गए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी पहले कौन थे, वर्धन सिंगला जी पहले सेक्रेटरी थे, हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, मतलब इससे पहले। अभी कौन लगे, विनय मोहन क्वाट्रा जी। अब इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा, विनय मोहन क्वात्रा जी। ये बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, और अभी फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में श्योरिटी के साथ। ठीक है, फिर आते हैं आपका अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बना है 25वां। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आजकल नंबर्स भी पूछ दे रहे हैं। अगर ये आप PCS लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, नॉट UPSC, PCS लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका ये सब पूछे जाती है, या PCS या PCS से लोअर लेवल का, क्योंकि उसमें स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस होता है, तो ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो 25th है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 25th है। ठीक है, कौन बने हैं, राजीव कुमार जी बने हैं, ये उनकी फ़ोटो है। राजीव कुमार जी बेसिकली 2025 तक रहेंगे, मतलब अगले साल तक आपको इसमें अपडेट नहीं करना है। अभी अगर पढ़ रहे हैं, अगले 2 साल 3 साल तक आप निश्चिंत होकर इनका नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इनका सबसे पहला जो बड़ा टास्क है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव हो रहा है। प्रेसिडेंट के कैंडिडेट 2 ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं, NDA की तरफ से एक हो रखा है और एक दूसरे साइड से हो रखा है। तो इन दोनों का बेसिकली नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन है नाम, वो कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो बहुत बुरी बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, राजीव कुमार जी 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली ये एक पार्ट है, बहुत बड़े मिशन का पार्ट है। क्या नाम है इसका, अर्थमिस प्रोग्राम। अर्थमिस प्रोग्राम के अंदर
नासा जो है, नासा मून पे अपना स्पेस भेज रहा है, ठीक है। और वो बहुत हाई मिशन है, मतलब बहुत एडवांस मिशन है जो अर्थमिस प्रोग्राम है। तो अर्थमिस प्रोग्राम पार्ट्स में भेजा जा रहा है, पार्ट्स में कंप्लीट होगा। तो उसका एक पार्ट है कैपस्टोन। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि नासा ये कौन सी कंट्री का कैपस्टोन मिशन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि कैपस्टोन मिशन रिसेंटली किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वो कौन सी किसने किया है। तो बेसिकली नासा का अर्थमिस प्रोग्राम था। तो अर्थमिस प्रोग्राम जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक पार्ट है जिसका कैपस्टोन नाम है, लेकिन अभी न्यूज़ में कैपस्टोन चल रहा है क्योंकि थोड़ा डिले हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की चांसेस है। नासा अमेरिका का है, इसरो इंडिया का है, जाक्सा किसका है, ये स्पेस वो उसका है जापान का है, और रॉक्सोमॉस ये हो गया आपका रशिया का, ठीक है। ये सारी स्पेस एजेंसीज हैं। मैंने बताया था G7 ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में तो अभी ब्रिक्स में रिसेंटली क्या चल रहा है, एक तो कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है, वो आप बताइए कहाँ हुआ इस साल 2022 में कहाँ हुआ, 2023 में कहाँ होगा, वो दोनों चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है ये जो अभी G7 क्यों न्यूज़ में चल रहा है। G7 बेसिकली G7 में इंडिया पार्ट नहीं है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, फिर भी मोदी जी देखिए गई है, कितना बढ़िया वेलकम हुआ है मोदी जी का। G7 में हमें बार बार बुलाया जाता है बेसिकली 2019-20 के आसपास, कोविड पीरियड को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम वर्चुअल चल रहे थे, ऑलमोस्ट हर बार हमें इनवाइट किया जाता है इंडिया को, लेकिन हम पार्ट नहीं, ऑफिशियल पार्ट नहीं है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। पहले ये था ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। जो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं, उस बेसिकली 2014 में भी ये हुआ था। 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, उसका क्रीमिया वाला पोर्शन मैंने अगर एक वीडियो डाल रखी है यूक्रेन स्पेशल, यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है, उसमें आप वो देख सकते हैं। तो पहले वो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज था जिसमें रशिया इंक्लूडेड था, बट 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया जो कि यूक्रेन का एक पार्ट को एनेक्स कर लिया, तब जो वेस्टर्न कंट्रीज ने उसे G8 से उसे G7 कर दिया, रशिया को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो G7 अभी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि जर्मनी अभी इसको होस्ट कर रहा है। ये मैं क्वेश्चन होने वाला था कि कहाँ पर होस्ट हो रहा है G7, तो जर्मनी में हो रहा है। और न्यूज़ में ये आया था कि जर्मनी इन्वाइट नहीं कर रहा है इंडिया को। ऐसा न्यूज़ एक कोई बड़ी रिसर्च की पब्लिकेशन है उसने लीक कर दिया था, ऐसी बातें लीक कर दी थी, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी। फिर अगले दिन ही जर्मनी ने बोला नहीं नहीं वो गलत है, हम तो बुलाएंगे, इंडिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बुलाएंगे। और ऐसा क्यों लीक हुआ था इन्फॉर्मेशन की G7 में इंडिया को इस बार इन्वाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्वाइट नहीं कर रहे थे क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर में इंडिया ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा था कि रशिया इज अ एग्रेसर। मतलब ये हम बोलते हैं कि भैया वॉर नहीं होना चाहिए, पीस मेंटेन करके देखो, लेकिन हम कभी भी खुल के हमने एक भी हेडलाइन ऐसे नहीं दी, इंडिया की तरफ से नहीं आई हुई हेडलाइन कि रशिया इज एन एग्रेसर इन दिस वॉर, ठीक है। तो ये इसलिए हम वो ऐसा चल रहा था, ऐसा उम्मीद हो रहा था लोगों को, स्पेशलिस्ट को, कि जर्मनी बेसिकली इससे नाखुश है और ये नहीं बुलाएंगे जर्मनी में जो हो रहा है, तो इस पर इंडिया को बुलाने की कम चांस है। फ्रांस में होता तो हमारे मैक्रोन साहब के साथ बड़ी अच्छी मित्रता है, तो बुला लेते, जो बाइडेन में बुला लेते, लेकिन जर्मनी का डाउटफुल था। और जर्मनी के अभी भी नए चांसलर बन गए हैं, उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रख लीजिए, अगर याद नहीं है तो अभी रख लीजिए। देन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबल, अगर किसी भी लॉ एग्जाम को देख रहा है, लॉ एग्जाम वाले कोई स्टूडेंट्स है अभी देख रहे हैं, ऑल दो एग्जाम तो हो गया है, एलेट क्लैट दोनों कंप्लीट हो गया है, फिर भी आप देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मतलब यूएस में पहली बार ऐसा इतना बैकवर्ड डिसीजन आया किसी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड डिसीजन दिया है। बेसिकली रो वर्सेस वेड का एक कोर्ट रूलिंग है, रो वर्सेस वेड एक रूलिंग है, केस का नाम है ये रो वर्सेस वेड। इसमें क्या हुआ था, इसमें बोला था कि आप बैन करवा, वो जो आपका एबॉर्शन हो सकता है, एबॉर्शन का बेसिकली कहा था कि आप अपने हिसाब से अबॉर्शन करवा सकते हैं, फीमेल्स का राइट है ये। इस केस में इस टाइप का कुछ कहा गया था, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको लीगल पर्सपेक्टिव से नहीं समझ रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है। तो इस केस को बेसिकली अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, तो उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो रो वर्सेस वेड में हमने रूलिंग दी थी, उसको हम ओवर रूल कर रहे हैं, मतलब उसको बदल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर स्टेट चाहे, मतलब यूएस में जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके अंदर जितने भी स्टेट्स है, इफ दे वांट दे कैन रिड्यूस द पीरियड ऑफ अबॉर्शन। मतलब बेसिकली पीरियड ऑफ अबॉर्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, 4 हफ्ते के बाद आप बैन कर सकते हो अबॉर्शन को, 5 हफ्ते के बाद बैन कर सकते हो, 24 हफ्ते के बाद बैन कर सकते हो, वो स्टेट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता था, बट और केस में कहा था, जो रो वर्सेस वेड में ऐसा कहा था कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो अबॉर्शन को बैन कर दे, बट अब कह दिया कि स्टेट अपने हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है। इंडिया में कब तक बैन हो सकता है अबॉर्शन, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगा। फिर वेस्टर्न वर्सेस जो बोलते हैं ना कि वेस्टर्न में लोग लिबरल है, बहुत बढ़िया है, ऐसा आपको लगेगा नहीं, अगर फैक्ट्स देखेंगे तो इंडिया में उससे ज़्यादा अच्छी राइट्स हैं, अच्छी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। देन ये आता है अभी, हाँ G20 मैंने बताया था, G7 बता दिया मैंने, ब्रिक्स बता दिए, दोनों का आपको पता होना चाहिए। अब G20 क्यों इंपॉर्टेंट है, G20 पहली बात 2022 में कहाँ हो रहा है, तो 2022 में G20 हो रहा है आपका, बताइए, गैस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसका कैपिटल भी चेंज हुआ है, देखिए कैपिटल कहाँ पर है उसका, न्यूली कैपिटल बना है, ठीक है, कैपिटल दिखेगा। और
ये G20 आजकल न्यूज़ में इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये हेडलाइन आ रही है। हेडलाइन में क्या दिखा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर 2023 में होल्ड करेगा G20। ये मतलब चेस का मास्टरपीस है बेसिकली। मुझे मज़ा आ गया था मतलब ये जब मैंने हेडलाइन पढ़ी थी। अब इसमें पाकिस्तान को भाई ऑब्जेक्शन होगा ही होगा, ये गारंटी है कि पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन होगा G20 की मीटिंग में कि कहाँ पर हो रहा है, ये श्योरिटी है। हमने अमित शाह जी और जो भी टॉप लेवल के जो भी मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए G20 का जो मेन हो रहा है, होस्ट कंट्री कौन सी है, सीधा आपसे पूछा जाएगा G20 का होस्ट कंट्री कौन होगा 2023 में, तो इंडिया डालना है। कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में डालना है, सीधा न्यू दिल्ली डालना है। उसकी कुछ मीटिंग्स जो होती है, जैसे कि G20 होता है तो वो सिर्फ एक मीटिंग को नहीं कहते, उसकी कुछ मीटिंग्स होती है, लाइक फॉरेन मिनिस्टर की अलग मीटिंग होगी, इन्वायरमेंट मिनिस्टर की अलग मीटिंग होगी, टेक्सटाइल मिनिस्टर की अलग मीटिंग होगी। तो कुछ एक दो मीटिंग्स हम जम्मू एंड कश्मीर में भी होस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दो मीटिंग्स हो रही हैं। उसको लेके पाकिस्तान ऑब्वियस निंदा प्रकट करेगा क्योंकि उसके हिसाब से ये डिस्प्यूटेड एरिया। बट इंडिया ने तो मतलब खुल के बोल दिया कि हम एक दो मीटिंग जरूर करवाएंगे वहाँ पर कंडक्ट। अब देखिए अगर पाकिस्तान तो ऑब्जेक्ट करेगा ही करेगा। अब इस चक्कर में अगर चाइना ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, मतलब कितना बड़ा मूव है। मान लीजिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने बोल दिया कि हम भी इस मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर चाइना ने ऐसा बोल दिया तो ऑफकोर्स यूएस और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आएगा, बोलेगा हम आएंगे। तो हमें बस इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए थी कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इंटरनेशनल अटेंशन आ जाए, जम्मू एंड कश्मीर में आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ एक दो मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी रख दो। अगर चाइना यहाँ पर नहीं आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, एक दो मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में रखो, मजा आ जाएगा। लेकिन अब देखिए वही है, लेकिन एक मूव तो किया एटलीस्ट हमने, ये थोड़ा सा अच्छा मूव, स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट लगा मुझे, इसलिए मैं वो डिस्कस भी कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, श्योरिटी के साथ हूँ मैं, ठीक है। ये अगर आप मेरा यूक्रेन और रशिया वाला वॉर वाला जो मैंने वीडियो बना रखा है, बेसिकली मैपिंग सीरीज़ में है, सिर्फ 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, अगर वो आप देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये उसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है उसी क्वेश्चन में, उसी वीडियोज़ में मिलेगा, ठीक है। कैलिनिंग्राड जो न्यूज़ में है वो किसका पार्ट है, विच कंट्री का पार्ट, यूक्रेन का है, यूएसए का है, रशिया का है या लिथुआनिया का है, ये आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं, अभी हमारे नीति आयोग के जो सीईओ है वो चेंज हो गए हैं, परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। इससे पहले थे अमिताभ कांत, याद रखिए, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का तो बेसिकली नीति का तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जब पहले 2015 में आता है इसका फुल फॉर्म ही बार बार पूछा जाता था। अभी अभी सीईओ चेंज हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। देन समंत गोयल साहब रॉ के जो चीफ थे, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। जब से हमारे अजीत डोभाल हैं वहाँ पे एनएसए बने हैं, तब से ही अप्रॉक्स समंत गोयल साहब रॉ के चीफ हैं। तो ये बेसिकली मोदी को बहुत, मतलब मोदी जी को इन पर बहुत भरोसा है, इसलिए अभी तक ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। फिर आता है हमारे तपन कुमार देका साहब, ये नए आईबी चीफ बन गए हैं, ठीक है। पहले थे अरविंद कुमार, अब बन गए हैं तपन कुमार देका साहब। ये कंट्रोवर्सी में भी है, इसलिए इनका नाम पूछने की भी संभावना ज़्यादा है। क्यों कंट्रोवर्सी में, क्योंकि इनके सीनियर्स ऐसे 2 या 3 सीनियर थे, उनको सुपरसीड करके इनको बना दिया गया, ठीक है। तपन कुमार देका साहब, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर आता है ये क्वेश्चन, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेपाल में बेसिकली एक ये जो वेस्ट सेती का हाइडल प्रोजेक्ट है, इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, वेस्ट सेती हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के लिए बनाया जा रहा है, या क्या कौन सी कंट्री में बनाया जा रहा है। तो हम बेसिकली नेपाल के लिए बना रहे हैं, हम कंप्लीट करेंगे, नेपाल को दे देंगे, ठीक है। नेपाल टू हैंड ओवर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 मेगावाट वेस्ट सेती हाइडल टू NHPC इंडिया, ठीक है। मतलब नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है, हम बनाएंगे और नेपाल को दे देंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आता था क्वाड समिट का, पहले आप 2020 से देख लीजिए, CDS या CAPF या ये सारे एग्जाम्स जो ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम है, उसमें पक्का क्वाड का आपको मेंशनिंग होगी होगी। इस बार किसका आएगा, इस बार यूक्रेन रशिया के ऊपर तो आएगा ही, वो तो श्योरिटी का। और ये क्वेश्चन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज I2U2 ग्रुप, I2U2 ग्रुप क्या है। तो I2U2 ग्रुप एक नया ग्रुप बनाया गया है, इसके बारे में मैंने बता रखा था ऑलरेडी। क्वाड के मैंने बताया था 3 क्वाड बन चुके हैं। एक तो क्वाड जो नॉर्मली पूछा जा रहा है बार बार, जिसमें इंडिया है, USA है, जापान है एंड साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA, पहला क्वाड। दूसरा क्वाड UAE वाला था और तीसरा क्वाड पाकिस्तान वाला था, जिसमें पाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तीसरा क्वाड का भूल रहा हूँ, उसका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन I2U2 जिसमें इसराइल और UAE को हमने साथ रखा है। I2 मतलब क्या है, इंडिया, I फॉर इंडिया, सेकेंड I फॉर इसराइल, U2, 1 U फॉर USA, सेकेंड U फॉर UAE, इसलिए इसको बोला जा रहा है I2U2 ग्रुप। इसमें बेसिकली इसराइल और UAE को हमने साथ रख दिया है, इसलिए ये ग्रुप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, कंफर्म आएगा। मतलब इस पर तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इंडिया, इसराइल, US, UAE, I2U2 समिट, और ये कुछ ही महीने में होने वाला है। तो मतलब दिसंबर तक जो भी एग्जाम होगा उसमें आएगा ही आएगा, इसकी श्योरिटी के साथ। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, मुझे रिलेवेंट लगा इसलिए मैंने डाल दिया वीडियो। जो हमारा यूपीआई है, हमने यूपीआई देखा होगा, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है बेसिकली, भीम ऐप भी है और ये रुपे कार्ड है बेसिकली। ये सारी चीज़ हमने इतने ग्लोबल ऑर्डर में बेसिकली हमने स्टार्ट किया था डिजिटल इंडिया से। आजकल देख रहे हो आप, गोलगप्पे वाले ये सब भी यूपीआई यूज़ करते हैं। तो ये पूरा फॉरेन मार्केट हम इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं बेसिकली। पहले तो हमने डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ किया, अब इसको इंटरनेशनलाइज कर लिया। सबसे पहली कंट्री जिसने यूपीआई एक्सेप्ट किया था दैट इज़ भूटान। अब देखिए इतनी सारी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, इन सबका नाम याद रख लीजिए, ऑप्शन में किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले भूटान, अभी रिसेंटली यूएई ने कर दिया है। यूएई ने अभी जो सऊदी मतलब जो पेनिनसुला है, जो पेनिनसुला अरब पेनिनसुला की पहली कंट्री कौन सी बन गई है? यूएई। पहली कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया की हो गई है वो सिंगापुर और मलेशिया हो गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप रट लीजिएगा ज़रूरी। चलिए, थैंक यू।